वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, बहुत अच्छी इत्तलात जो हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान की तरसीलात हैं उस हवाले से बहुत इजाफा देखने में आया है सामने तरसीलात को लेकर। और जानेंगे बासी साहब से। बासी साहब, किन ममालिक को इसका सहरा जाता है? हम चूँकि बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में वज़ीर आज़म का जो दौरा चीन है, तो मैंने कहा कि क्या ये जो बैक टू बैक दौरे हैं यही रीज़न बन रहे हैं? नहीं, ये तो रीज़न नहीं है, लेकिन ये है ज़रूर कि पाकिस्तानी बहुत बाहर जा रहे हैं। सही। और जब बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके अखराजात हैं, तो रेमिटेंसेस तो आती रही हैं। लेकिन इस साल हमें खुशी है। बाजी साहब, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। क्या हो गया? पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, क्या ये खुशाइन बात है या हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन की हमारी ग्रोथ हो रही है और जिस तरीके से यूथ है हमारी 64-65%, और यहाँ पे जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके लिए, तो इससे बेहतर है कि यहाँ जॉबलेस हों, उनको कोई नौकरी ना मिले, कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम आमदनी ना हो, बिल्कुल। तो बेहतर है कि बाहर जाकर कुछ जाएं और पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज भिजवाएं। तो यहाँ फारिग बैठने से तो बेहतर है ना कि बाहर चले जाएं। सही। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो अच्छी बात है, लेकिन कौन चाहता है कि अपनी फैमिली को जाए? क्योंकि मैंने बड़े करीब से लोगों को देखा जो बाहर जाते हैं। ज़िंदगी आसान नहीं है यहाँ। तो हम कहते हैं ना कि चले जाएं बाहर, लेकिन जो मज़दूर हमारा है जो भी बाहर जाता है फॉर इकनॉमिक रीजंस इन पर्टिकुलर, वो जिस तरह बाहर काम करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा मज़दूर तबका है जिस तरह बाहर काम करता है, वो बहुत ही, और जिस तरीके से वो रहते हैं और हज़ारों की तादाद में, बहुत मतलब दुख होता है, सच्ची बात है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी अपने जिन हालात में भी रहते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और फिर ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं तो रेमिटेंसेस ही भिजवाते हैं सब लोग। तो अच्छी बात ये हुई है मुंतहा कि पिछले माह मई के महीने में पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हमें पिछले एक माह में मिली, तकरीबन आप कह सकती हैं कि $3.5 बिलियन के करीब, विच इज़ वेरी गुड एक महीने में। बिल्कुल। और प्रोजेक्शन यही है इस साल के जो फिस्कल ईयर है ना 2023-24 में, उसमें पाकिस्तान की रेमिटेंसेस तकरीबन $30 बिलियन के करीब हो जाएंगी। सही। तो ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि पहले प्रोजेक्शन थी कि 28 बिलियन होंगी, तो तकरीबन $2 बिलियन का इजाफा हो रहा है इस साल, इस फिस्कल ईयर में। अच्छा, नाज़रीन को यही बताते चलें कि सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है 56% के करीब, वो हुआ है सऊदी अरब से रेमिटेंसेस का, मोर देन 50%। तो इसमें इस महीने, खाली जो मई के महीने में ना, सऊदी अरब से जो रेमिटेंसेस आई हैं वो $1819 मिलियन के करीब हैं, मतलब 820 मिलियन डॉलर। इसी तरह यूएई से जो है 670 मिलियन के करीब, और यूके थर्ड नंबर पे है, और यह यूके के मामले में तकरीबन 54% इजाफा हुआ है। सही। और यहाँ से हमें $473 मिलियन पिछले माह मिले, और इसी तरह यूएस 40% इजाफा हुआ है, और वहाँ से जो रेमिटेंसेस आई हैं 360 मिलियन। और फिर जो है यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से 36% इजाफा हुआ है, और $340 मिलियन पिछले माह वो मिले हैं, रेमिटेंसेस आई हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इससे पहले भी हम डिसाइफर में बहुत दफ़े ये डिस्कस कर चुके हैं कि कितना ये अहम है कि हम जो हमारे यहाँ, किस तरह मैंने पहले कहा, नौजवान लोगों के लिए मौक़े कम हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए फ़ोकस तरीके के साथ कि किन किन ममालिक में, किन किन चीज़ों में, किन किन शोबों में बाहर के लोगों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर आप यूरोप ही को ले लीजिए, मैं जर्मनी में यहाँ रहा हूँ, यूके में रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में रहा हूँ, यूएस में रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों का इसलिए अंदाज़ा है क्योंकि वहाँ पे एक लिहाज से जो आबादी है, जर्मनी को ले लीजिए, तो वहाँ पे आबादी का तनाज़ुब है ना, यंग लोग कम होते जा रहे हैं और बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो एक वहाँ पे मिसाल के तौर पर आप नर्सिंग के शोबों को ले लीजिए, नर्सिस की ज़रूरत है पूरे यूरोप में वहाँ पे, लेकिन हमने इस पर फोकस नहीं किया। थाईलैंड, द फिलीपींस, इन लोगों ने बहुत फोकस किया, और आज आपको दुनिया भर में जहाँ भी आप जाते हैं, ख़ास और मगरबी दुनिया में, तो आपको वहाँ इन ममालिक से लोग नज़र आते हैं। तो बहुत से शोबे हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब का जो विज़न 2030 है, जो मोहम्मद बिन सलमान का एक विज़न है, उसको भी लेकर पाकिस्तान के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ इस शोबे में नहीं, हज़ारों शोबों में, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, IT सेक्टर हो, बहुत से शोबे हैं जिसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे।
तो एक फोकस तरीके से अगर हम अपनी सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर भिजवाएंगे तो रेमिटेंसेस आप देखेंगे और ज़्यादा बढ़ेंगी। और ममालिक ने, चीन हो, भारत हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया है। मतलब अगर आप देखिए ना, इस वक्त भारत के तकरीबन 27 से 28 मिलियन लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर भिजवाते हैं भारत, और वो इन्वेस्टमेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ रेमिटेंसेस पे इन्हिसार नहीं होना चाहिए। एक तो वो है ना जो गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं, हमारे जो लोग हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेटल्ड हैं, कई दहाइयों से अमेरिका में हैं या यूरोप में हैं, ख़ास तौर पे यूके में, उनके पास बेशुमार पैसा है। अगर हम उनको थोड़ा सा यहाँ पे इंसेंटिव्स लें, जो हम पहले भी कल परसों पिछले हफ्ते बात करें, वन विंडो ऑपरेशन, वो एक खिड़की जो है वो कहीं हमें नज़र नहीं आती वो कहाँ पे है। तो अगर हम वही काम कर लें तो इन्वेस्टमेंट भी आए, रेमिटेंसेस भी बढ़े, तो आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कितना बेहतर हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये दौरों के साथ साथ इन चीज़ों पर तवज्जो देगी हुकूमत, ताकि मामलात को हम आगे लेकर जा बिल्कुल। सकें। सो ये तरसीलात के मद में तो बहुत खुशाइन खबर हमने नाज़रीन को सुना दी। इसका फ़ायदा आम आदमी तक कैसे पहुँचेगा? आम आदमी तक तो देखिए ना फ़ायदा, क्योंकि रेमिटेंसेस जो आती हैं ये तो आम लोगों को ही जाती है ना। लोग अपने घर वालों को ही भिजवाते हैं, किसी की फैमिली है, किसी के पेरेंट्स हैं, तो उनको ही आती है डायरेक्ट उनको। हमें सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि हमें एक फ़ॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है, उसकी मद में हमें एक बैंकिंग सेक्टर के थ्रू मिल जाती हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा कि तमाम रेमिटेंस ये तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आ रहे हैं, जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शनल चैनल्स उनके थ्रू आ रही है। फिर एक और भी हवाला होता है, हुंडी का मामला भी तक चल रहा है, कुछ इनफॉर्मली भी चीज़ें आती हैं, लेकिन उससे हमें फ़ायदा नहीं होता। असल मामला ये है, और हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही कहते हैं कि जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। जब तक वो हमारे, क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, यूरो मिलेगा, फॉरेन और चीज़ें मिल, रियाल आएगा, सही, तो उससे हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं और एक स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमिकली। सही सही। सो बासित साहब, हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की कि भारतीय मीडिया में बड़ा शोर-ओ-गुल जो है वो बपा हुआ है, जो उनका तेजा LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दावे किए जा रहे हैं कि जी इट्स फार बेटर देन JF-17 थंडर तैयारा जो पाकिस्तान का है। सो इन दावों में कितनी सच्चाई है? यार सच्ची बात है, मैं तो एयरफोर्स से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, त्यारों शहरों से, लेकिन मैं चूँकि मीडिया बड़े गौर से पढ़ता हूँ भारत का, अपना भी मीडिया देखता रहें, तो पिछले कुछ अरसे से भारत में बाकायदा एक कैंपेन सी चल रही है, और जो इंग्लिश मीडिया है ख़ास तौर पर, वो बार बार यही बात कर रहा है कि जी जो पाकिस्तान का हमारा जो JF-17 थंडर है, जो हमने चीन के साथ एक हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन था, बिल्कुल जॉइंट वेंचर आप कह लीजिए, तो उसके तहत एक बनाया है। तो ये तो जी बिल्कुल ये कोई इतना ख़ास सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स बेशुमार हैं, और वो जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसका जो फ्रेम है एयरक्राफ्ट का वो स्टेबल नहीं है, और तो इस वजह से जो जिसको भी हमने बेचे, मिसाल के तौर पर ये भी कहा जाता है कि म्यांमार को हमने JF-17 प्रोवाइड किए, लेकिन इन कुछ वाइब्रेशन बहुत होती हैं, उसमें इंस्टेबिलिटी बहुत है JF-17 में, तो वो म्यांमार ने ग्राउंड कर दिए तमाम के तमाम JF-17। सही। तो इस किस्म की बातें होती हैं। अच्छा, अब ये मैं ये नहीं कहता कि JF-17 बहुत परफेक्ट तैयारा है या फाइटर जेट है, लेकिन मैं ये ज़रूर, मुझे इसका इल्म है कि हमने बहुत इस पर इन्वेस्ट किया है JF-17 में, और ये अब हमारे डिफेंस का एक बड़ा आप कह लीजिए कि इंडिस्पेंसिबल, और हमने अगर हम बाहर से तैयारे लेते, मिसाल भारत ने राफेल वगैरह लिए, बिल्कुल, तो हमारा अब इन्हिसार JF-17 में बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये और इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ठीक है तेजस के भी इंसिडेंट है, बहुत तेजा जो है उनका लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो भी उस बहुत क्रैशेस हुए, उसके JF-17 के भी हुए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो असल बात है जो भारत का मीडिया इग्नोर करता है, वो ये है कि तेजा का अभी तक हमने किसी कम्बैट में परफॉर्मेंस नहीं देखी। वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तो है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो लाइट एयरक्राफ्ट है। अभी कम्बैट की सिचुएशन फॉर द एयर शोज, हाँ बस एयर शोज तक की हद तक है, वो भी कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करने की, लेकिन अभी तक हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है। जब हमने किसी तैयारी की परफॉर्मेंस देखी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है बुरा है, उससे बेहतर है उससे कम बेहतर है। जहाँ तक थंडर का ताल्लुक है, उसकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, और परफॉर्मेंस भी अल्लाह खुश रखे हमारे थंडर बनाने वालों को, वो हमने भारत के ख़िलाफ़ देखी है।
चाहे वो बालाकोट का मामला हो ख़ास तौर पे, उसमें तो हमारे थंडर JF-17 ने बड़ी कमाल दिखाया ना, बड़ी महारत के साथ भारत के जो तैयारे थे, मिग थे, जो भी थे, उनको गिराया। और तो ये तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है, मैं समझता हूँ कि थंडर की, JF-17 की। लेकिन क्या किया जाए कि भारत का बहरहाल एक एंटी पाकिस्तान मीडिया का एक एंगल तो है, और पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी किए हैं, जैसे मैंने कहा म्यांमार किए, वो बड़ा उसको इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और किन ममालिक को किया है? नाइजीरिया को हमने किया है, नाइजीरिया को जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, नाइजीरिया को हमने किया है, वहाँ भी वो रेबल्स के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल करें, और भी बहुत से ममालिक इंटरेस्टेड हैं। और अगले आने वाले सालों में मैं समझता हूँ कि हमें हमारी जो डिफेंस, सऊदी अरेबिया को भी हम कर सकते हैं, वो भी इस पे बातचीत हो रही है सऊदी अरब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब का पैसा बहुत है ना, ये बात याद रखें। वो जिन ममालिक के पास पैसा ज़्यादा होता है वो हथियारों की नहीं, हथियारों में आते हैं। सऊदी अरब तो इस वक्त 3rd या 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री है दुनिया में, इंडिया के बाद। मसला ये नहीं है, जब उनके पास पैसा बहुत है तो ऑब्वियसली वो जो एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट जो हैं F-35 वगैरह, उन पे नज़र रखेंगे ना वो, क्योंकि ये तो थोड़ा सा लाइट एयरक्राफ्ट है, और थोड़ा सा मतलब उसकी उस तरह आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना, अगर वो मशीन मिल जाए हमें तो वो जिनका पैसा है वो देखते हैं F-35 लेना चाहते हैं वो। लेकिन इसके बावजूद के बहुत से ममालिक जिनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं और जिनको ज़रूरत है, नाइजीरिया का मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी लिया, और बहुत से ममालिक जो हैं, मतलब उन ममालिक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशंस होते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ को पब्लिक नहीं कर, जब तक वो डील्स जो है फाइनलाइज नहीं हो जाती। तो कहने का मकसद ये है कि जो JF-17 है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से आप कह सकती हैं कि वो तेजा से कहीं बेहतर है, क्योंकि तेजा का भी हमने परफॉर्मेंस देखी नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देना चाहिए। जहाँ हमारी म्यूनिशंस हैं हम वो एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे मिस्टर तेजा है, फिर मुशाक हमारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ट्रेनिंग का, उसको हम काफ़ी ममालिक को हमने दिया, सऊदी अरब को भी दिया बल्कि हमने वो सही। और उस पर चूँकि वो ट्रेनिंग के लिए है, तो वो भी एक हमारी एक स्ट्रेंथ है, उसको हमने खुद ही इंडिजिनसली डेवलप किया है। तो मैं समझता हूँ कि कामरा जो है हमारा बड़ा पोटेंशल है इसमें, और अगर हम जिस तरीके से हम JF-17 को भी कर रहे हैं, और हम अभी चूँकि हमने इसको बहुत से स्क्वाड्रन भी हमने डेवलप कर लिए हैं, एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जो तेजा है, जो इंडिया की एयरफोर्स है, वो बहुत रिलक्टेंट थी इसको शामिल करने में अपने फ्लीट में, अपने साथ, सही, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसमें बहुत सी अभी डेफिशिएंसीज हैं। तो अगर हमने इसको ले लिया और इसके स्क्वाड्रन्स बना दिए, इसको शामिल कर दिया अपनी एयरफोर्स में, तो मुमकिन है कि उसकी परफॉर्मेंस उस तरह ना हो। तो जब भी ये बात होती तो ये वापस जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है उनको वापस भिजवा देती कि आप इसमें ये भी चीज़ें भी पूरी करें। तो इसको डेवलप होने में भी कोई 10-15 साल लगे, तो बहुत अरसा लगा, और अब कहीं जाके उन्होंने वो शामिल लेकिन किया। ये तेजा के डेवलप होने के 2 साल के बाद हमने भी डेवलप कर लिया था JF-17, हमने तो बड़ा क्विक और बिल्कुल। और अगर फैक्ट्स और फिगर्स देखें हम बाज़ाब्ता तौर पर, तो हमने देखा कि रफ्तार हो, बुलंदी हो या कार्रवाई का पैमाना हो, तीनों लिहाज से JF-17 थंडर त्यारा बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, नॉटिकल इंजीनियर्स जो हमारे हैं इस पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। और इसका ये भी है कि हम जो है हम फॉरेन एक्सचेंज ही बचा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, इसको लोग अपने खुद डेवलप कर रहे हैं और फिर इसके एक्सपोर्ट करने की भी चांसेस हैं। तो मैं समझता हूं लिंक्ड हैं चीजें ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से हमें इंटरकनेक्टेड भारत का मीडिया पढ़ के हमें कुछ उससे मतलब डिस्करेज सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एक्सरसाइजिंग द प्रोपेगेंडा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर वक्फे का, स्टे विद अस।